फिर एजुकेशनल पोर्टल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था कि जितनी भी संख्याएं हैं उनके बारे में कुछ अध्ययन किया था। लास्ट अपने पास था सेमेस्टर संख्याएं। मैं चाहूंगा कि एक बार वापस आपको उन चीज़ों का सारी संख्याओं के बारे में बता दूं। उसके बाद हम आगे की कुछ क्वेश्चंस करेंगे उन संख्याओं से संबंधित, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको पता चल जाएगी, जो रिवीजन है वो भी साथ में हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था अंक से, तो अंक के बारे में बता देता हूं आपको। फिर सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट किया था? अंक से। अंक अपने पास होते हैं, वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और अंकों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? टोटल 10 होती है। अब सेकंड चीज मैंने बताई थी, अंकों से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंकों से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। उसके बाद संख्याएं हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। संख्याओं के बारे में हमने कितने प्रकार के पढ़े थे? मैंने रूप से 3 प्रकार के बताए थे। एक तो प्राकृत संख्या बताई थी मैंने, दूसरी बताई थी मैंने पूर्ण संख्या, और तीसरा प्रकार बताया था मैंने पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने कि 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं और अनंत तक चलने वाली संख्याएं, यानी वे संख्या समूह जिसमें 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं चलती हो या लिखी गई हो, वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी? प्राकृत संख्या के अंदर। सेकंड हमने बात की थी पूर्ण संख्या की। तो मैंने कहा था कि अगर प्राकृत संख्या के अंदर मैं 0 सम्मिलित कर दूं तो मेरे पास कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। यानी अपने पास ये जो संख्या चलती है वो कहां से चलती है? 0 से लेकर के अनंत तक चलती है। तीसरी संख्या के बारे में बात की थी हमने, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोगों को बताया था कि पूर्ण संख्या के अंदर जो मान चलता है वो 0 से लेकर के अनंत तक धनात्मक रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? धनात्मक रूप में चलता है। तो वैसे के वैसे अगर वो मान ऋणात्मक रूप में अगर आ जाए तो अपने पास कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या बन जाएगी। यानी अपने पास अनंत डैश 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 -8, -4, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, उसके बाद डैश डैश करके धनात्मक रूप में जो अनंत तक संख्याएं चलती है या लिखी गई हो, वो सारी के सारी किसमें आ जाएगी? पूर्णांक संख्या में आ जाएगी। अब हमने आगे इसके बाद पढ़ा था सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। तो सम संख्या और विषम संख्या की बात करें तो हमने सम संख्या और विषम संख्या की बात करें तो अपने पास इनमें आती है तो सम संख्या, और अगली बताई थी मैंने विषम संख्या। विषम संख्या, सम संख्या की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इकाई स्थान पर, किस स्थान पर? इकाई स्थान पर। किस स्थान पर? इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए अपने पास? इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक अगर आता है तो अपने पास किसमें आ जाएगा? वो किसमें आएगा? सम संख्या में आएगा। इसी तरह से अपने पास इकाई स्थान पर, किस स्थान पर? इकाई अंक अपने पास क्या आ जाए? 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई अंक आता है तो किसमें आएगा? विषम संख्या में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? विषम संख्या में आ जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। किसमें बात की थी? भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य और अभाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या जिसके अंदर स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी पूर्ण भाग चला जाए तो वो किसमें आ जाएगा? भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या की वापस बता देता हूं, वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा और किसी संख्या का भी भाग पूर्णतः चला जाए तो वो किसमें आ जाएगा? भाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या की बात करें तो अपने पास
कौन सी संख्या? वह संख्या समूह या कोई भी जो संख्या दे रखी है जिसके अंदर केवल खुद का भाग जाता हो और किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन सा पढ़ा था हमने? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्या और दूसरा पढ़ा था हमने अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन आपको बता दूं कि परिमेय संख्या वह संख्याएं होती है, परिमेय संख्या वह संख्याएं होती है जिनको अंश बटा हर के रूप में लिखा गया, ऐसे दो पूर्णांक जिनको अंश बटा हर के रूप में लिखा गया हो और हर का मान शून्य हो। क्या हो? हर का मान क्या हो? शून्य न हो। तो अपने पास परिमेय संख्या की परिभाषा हो जाएगी जो p बटा q के रूप में, सामान्य तौर पर हम बात कर रहे हैं तो p बटा q के रूप में लिखी गई हो, है ना। ऐसे पूर्णांक, दो पूर्णांक जिनको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा गया, के रूप में लिखा गया हो। यानी p तो हो गया अंश का मान और q हो गया हर का मान, और q इजिकल टू नॉट हो जीरो के, यानी q किसके बराबर नहीं हो? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो कौन सी आ जाएगी? परिमेय संख्या। उसके बाद एक डेफिनेशन और बताई थी मैंने आपको, वो बताई थी कि अगर अपने पास कोई भी संख्या या कोई भी पूर्णांक अनरूट में दे रखा है जो धनात्मक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? धनात्मक रूप में होना चाहिए, और उसका पूर्ण वर्गमूल अगर ज्ञात हो जाता है तो वो अपने पास किस में आ जाएगा? परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? परिमेय संख्या के रूप में। अब बात करते हैं, यानी इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ऐसा धनात्मक पूर्णांक, ऐसा धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक होगा तो फिर वो किस में चला जाएगा? काल्पनिक में भी जा सकता है। तो अपने पास ऐसा धनात्मक पूर्णांक जो रूट में लिखा गया हो, रूट में लिखा गया हो, तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, पूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो जाए, ज्ञात हो जाए, तो किस में आएगा? वो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या का रूप हो जाएगी। अब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपने पास ऐसा पूर्णांक जो रूट में लिखा गया हो, रूट में लिखा गया हो, तथा पूर्ण वर्गमूल ज्ञात न हो, पूर्ण वर्गमूल ज्ञात न हो, तो वो किस में आएगा? अपरिमेय संख्या में आएगा। अब बात करें उदाहरण की, एक दो उदाहरण देख लेते हैं। तो अपने पास उदाहरण के रूप में अगर देखें इसका, तो 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? प्लस माइनस 2 होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, 25, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो मान किसका आएगा? 5 का आएगा। अब आप कहोगे कि ये सर प्लस माइनस क्या है, तो इसकी जो जानकारी है वो नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी उसके अंदर आपको दे दूंगा मैं। अभी आपको समझना है, जब भी किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा दो मान निकलते हैं, एक प्लस में निकलता है और दूसरा माइनस में निकलता है। अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपने पास उदाहरण के रूप में √5, √7, √6, √11, √27, ये जितने भी मान है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाएंगे। अब हमने बात की थी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बाद वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के बारे में और अवास्तविक संख्या के बारे में बताया था आप लोगों को कि वे संख्याएं जिनको लिखा जा सकता है और जिनको प्रतिशत किया जा सकता है, वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी? वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या अपने पास कौन कौन सी हो सकती है? वास्तविक संख्याएं अपने पास जितनी भी, कौन कौन सी बताई थी आपको?
चार्ट के रूप में सबसे पहले कौन सी बताई थी मैंने? प्राकृत संख्या बताई थी। प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, उसके बाद सम संख्या, ये सारी किसमें आ जाएगी? सारी की सारी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में भी तो आती है, सम संख्या और विषम संख्या। और अपने पास परिमेय संख्या पूर्णांक है तो परिमेय संख्या इसमें आ जाएगी। अपरिमेय संख्या भी तो इसी में आती है, अपने पास अलग से वास्तविक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या आप लिख लीजिए, आप अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये सारी की सारी जो आएगी वो किस में आ जाएगी? वास्तविक संख्या के रूप में। यानी ऐसी संख्याएं जिनको लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, वो सारी की सारी संख्याएं किस में आ जाएगी? वास्तविक संख्या के रूप में आ जाए। उसके बाद सेकंड बात की थी काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या के बारे में बात की थी, तो काल्पनिक संख्या के बारे में हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते। काल्पनिक नाम से ही देखो, काल्पनिक, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लिखा नहीं जा सकता, प्रतिशत नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी? काल्पनिक संख्या में आ जाएगी। उदाहरण के रूप में जैसे रूट के अंदर कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह लग रखा है, तो ऐसी कोई संख्याएं नहीं होती, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या के रूप में आ जाएगी। -4 लिख रखा है तब भी वो काल्पनिक संख्या है। ऐसा नहीं है कि ये 4 है जो इसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो रहा है, नहीं। -4 रूट में अगर संख्या दे रखी है तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जाएगा, प्लस का होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि पूर्णांक होना चाहिए, वो धनात्मक होना चाहिए। अगर परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? धनात्मक रूप होना चाहिए, माइनस का कभी भी नहीं होगा। तो अपने पास ये संख्याएं किसमें आ जाएगी? काल्पनिक संख्या के रूप में आ जाएगी। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ी थी सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी पढ़ी थी? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या यानी अपने पास काल्पनिक और वास्तविक संख्याएं दोनों जुड़ करके जो संख्याएं मिलती है वो अपने पास कौन सी आ जाएगी? सम्मिश्र संख्याएं आ जाएगी। सम्मिश्र संख्याएं कौन सी हो जाएगी? वे संख्याएं जो काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं से मिलकर के बने होते हैं। एक उदाहरण बता देता हूं आपको। उदाहरण लिखना चाहें तो अपने पास आएगी 4 प्लस रूट -3। रूट के अंदर -3 दे रखा है, तो ये किसका मान आ जाएगा? अपने पास काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या का रूप आ जाएगा। एक नॉर्मल तौर पे छोटी सी जानकारी दे देता हूं आपको कि अपने पास जो 4 है, 4 प्लस √3 आयोटा, अगर मैं लिख दूं, इस आयोटा का जो मान होता है वो 3 आयोटा, अगर इस तरह से लिखा है तब भी वो संख्या आएगी, वो सम्मिश्र संख्या में आएगी। 3, ये जो आई लिख रखा है मैंने यहाँ पे, वो काल्पनिक -1 होता है। इसका मान कितना होता है? आयोटा बोला जाता है इसको, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, ठीक है। तो अपने पास जब इसकी वैल्यू होगी तो अपने पास इसको रूट में लिख देंगे, तो अपने पास कितना मान आ जाएगा? देखो ये तो √3 है और इसका मान कितना होता है? -1 होता है ना, तो -1 इसकी वैल्यू लिखेंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर मान कितना आ जाएगा? इसका देखें तो अपने पास रूट और रूट गुणा होकर क्या हो जाएगा? हट जाएगा रूट। तो फिर तो अपने पास इस तरह से अगर लिख रखी है तो इसका आपको क्या करना है? वैल्यू जो लिखोगे आप क्या लिखोगे? 4 + 3 आयोटा के रूप में ही लिखोगे इसको, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है, ठीक है। अब आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जितनी भी है आपको देखना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या होगी, कौन सी भाज्य संख्या होगी, कौन सी अपरिमेय संख्या होगी, इनके बारे में आपको बताना है। कल जो क्लास होगी उसके बारे में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप बाय कमेंट करके आप बता सकते हो कि इस चीज के बारे में हमें समझ में नहीं आया, तो उस चीज के बारे में आपको कल वापस रिपीट बता दिया जाएगा कि आपकी ये चीज है, इस तरह से आपको सोल्व करना है इसको। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस करने से पहले मैं कुछ सामान्य जानकारी है, हालांकि आप सब लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि जोड़ बाकी गुणा भाग आप लोगों को नहीं आता, लेकिन फिर भी उस चीज को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर अपने पास कोई भी दो संख्याएं दे रखी है और उनकी जोड़ बाकी करनी है, तो दो संख्याओं को जोड़ने पर वापस उनका जो चिन्ह आएगा वो कौन सा लगेगा?
तो सबसे पहले जोड़ के लिए जोड़ करने पर चिन्ह प्राप्त होगा दो संख्याओं के लिए। किसके लिए? दो संख्याओं के लिए। दो संख्याओं के लिए। छोटे बच्चों के लिए, थर्ड फोर्थ क्लास के लिए है, सामान्य जानकारी है, अगर वो तो सबको पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जैसे अपने पास कोई दो संख्या है, दोनों को दोनों प्लस में जोड़ ली, अपने पास दोनों को दोनों प्लस प्लस और वापस प्लस हो रही है, दोनों के दोनों संख्याएं, दो संख्याएं जो दे रखी है वो प्लस में दे रखी है, तो अपने पास जो रिजल्ट रूप में प्राप्त होगा वो मान भी अपने पास कौन सा होगा? धनात्मक होगा। कौन सा मान आएगा? धनात्मक मान ही आएगा। ठीक है। सेकंड बात, अगर अपने पास पहली जो संख्या दे रखी है वो ऋणात्मक दे रखी है, दूसरी जो संख्या दे रखी है वो आपको दे रखी है प्लस के अंदर, या पहली जो संख्या दे रखी है वो धनात्मक रूप में दे रखी है और दूसरी जो संख्या दे रखी है वो ऋणात्मक दे रखी है, तो इस दौरान अपने पास इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी, इन दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आएगा, उसका चिन्ह आएगा। उदाहरण के रूप में अभी बताऊंगा नीचे के, पहले बता देता हूं। लास्ट अपने पास अगर दोनों के दोनों संख्याएं अपने पास दे रखी है, वो अगर ऋणात्मक रूप में दे रखी है, कैसी दे रखी है? दोनों के दोनों संख्याएं जो दे रखी है वो ऋणात्मक रूप में दे रखी है, तो अपने पास अगर उसका साइन आएगा वो किस तरह का आएगा? दोनों संख्याएं तो जुड़ेगी, लेकिन उसका जो साइन आएगा वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। इसमें क्या होगा? दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, दोनों संख्या आपस में जुड़ेगी, दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएगी, लेकिन उसका जो साइन होगा, उसका साइन यानी चिन्ह अपने पास किसका आएगा? ऋणात्मक आएगा। किसका आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो अपने पास अभी देखा था हमने, जोड़ करने पर चिन्ह प्राप्त होगा, तो क्या होगा? प्लस प्लस करने पर धनात्मक मान आएगा, प्लस माइनस करते हैं या प्लस माइनस करते हैं तो इन दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आ जाएगा। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक रूप में दे रखी है तो इसका मतलब उसका मान किसमें आएगा? दोनों संख्या तो जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? ऋणात्मक का आएगा। अब बात करते हैं हम गुणा करने पर। क्या करने पर? गुणा करने पर। अगर दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तब कैसा आएगा? दो संख्याओं का गुणा करने पर, दो संख्याओं का गुणा या भाग करने पर प्राप्त चिन्ह, प्राप्त परिणाम में चिन्ह होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे पहली संख्या अपने पास दे रखी है वो किस में दे रखी है? प्लस में दे रखी है। अगर ये संख्या गुणा हो रही है, अगली संख्या भी अपने पास किस में दे रखी है? प्लस में दे रखी है, तो उसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त होगा? वो हमेशा प्लस धनात्मक में होगा। किस में होगा? धनात्मक रूप में होगा। कैसा होगा? धनात्मक रूप में होगा। अब सेकंड बात करें अगर हम, तो अपने पास अगर संख्या दे रखी है सेकंड, अपने पास एक प्लस में दे रखी है, दूसरी किस में दे रखी है? माइनस में दे रखी है। पहली संख्या माइनस में दे रखी है और दूसरी प्लस में दे रखी है, तब कैसा रिजल्ट प्राप्त होगा? तो इन दोनों के अंदर अपने पास विपरीत चिन्ह है, तो जब भी विपरीत चिन्ह हो, दोनों आपस में गुणा हो रही हो, तो अपने पास मान आता है ऋणात्मक। किस में आता है? ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है। प्लस का नहीं आएगा, तब कौन सा आएगा? ऋणात्मक आएगा। इसमें भी कौन सा आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह।
बिल्कुल ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं हम 30 के बाद 34 अपने पास अगर दोनों की दोनों संख्या माइनस में दे रखी है तब क्या आएगा, तो इस दौरान बता देता हूं आपको, इसमें प्लस का चिन्ह आएगा। किसका मान आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा, धनात्मक चिन्ह आएगा। दोनों संख्या आपस में गुणा होगी लेकिन साइन किसका हो जाएगा? यहां पे विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये जो साइन है वो किसका आ जाएगा अपने पास? प्लस में आ जाएगा। जोड़ में क्या देखा था हमने? जोड़ में देखा था कि अपने पास दोनों संख्याएं तो जुड़ रही है लेकिन चिन्ह किसका आ रहा है? ऋणात्मक का आ रहा है। लेकिन जब गुणा करते हैं तो अपने पास किसका चिन्ह आ रहा है? प्लस का आ रहा है, धनात्मक का आ रहा है। अब इसी तरह से अगर भाग के लिए बता रहा हूं, भाग कर देने का, भाग के, ठीक है, भाग के लिए देखना क्या, भाग के लिए मान लो पहली संख्या दे रखी है वो धनात्मक दे रखी है और धनात्मक संख्या का ही भाग दे रहा है, धनात्मक मान है, दोनों के दोनों मान कैसे हैं? धनात्मक। ठीक है, जब दोनों मान धनात्मक है तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमेशा प्लस में ही प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? प्लस में ही, धनात्मक मान ही प्राप्त होगा। अब इसी तरह से अगर एक संख्या देखें तो प्लस में दे रखी है, दूसरी मान धनात्मक, यानी ऊपर जो दे रखी है वो धनात्मक दे रखी है। कैसी दे रखी है? धनात्मक मान। नीचे दे रखी है वो ऋणात्मक मान दे रखा है। कैसा दे रखा है? ऋणात्मक मान दे रखा है। तो जब परिणाम प्राप्त करेंगे तो अपने पास हमेशा रिजल्ट आएगा, वो कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं अपने पास दोनों के दोनों, ऊपर जो संख्या दे रखी है वो किस दे रखी है? ऊपर जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है ऋणात्मक। कैसी दे रखी है? ऋणात्मक। और जो नीचे संख्या दे रखी है वो भी कैसे दे रखी है? ऋणात्मक दे रखी है। देखो समान चिन्ह है ना, तो समान चिन्ह होने पर अपने पास कैसा आ जाएगा? भाग देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास मान कैसा प्राप्त होगा? धनात्मक होगा। यानी जो संख्या प्राप्त होगी ना उसका जो साइन आएगा वो किस तरह का आएगा? प्लस का आएगा। कैसा आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। ये साधारण तौर पे दो संख्याओं का भाग गुणा करते हैं तो अपने पास इस तरह से जो परिणाम प्राप्त होगा उनका साइन क्या आएगा वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन सब क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप बिल्कुल बाय कमेंट आप भेज सकते हो। हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और इसका किस अनुसार से सॉल्यूशन हो रहा है वो भी आपको बता दूंगा, कहां आप गलती कर रहे हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके, एक दो उदाहरण भी आपको बता दूंगा, फिर आप आगे क्वेश्चन करते रहना। क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे। निम्नलिखित में से सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम्मिश्र संख्या को अलग अलग कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है वो सारी की सारी क्या चीजें हैं। मैं आपको कुछ संख्याएं लिख देता हूं, उसके बाद आप इनको करने की कोशिश करना। कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, वो सारी चीजें आपको कल बता दूंगा। एक बार अपने हिसाब से करने की कोशिश करना ताकि आपको भी पता लगे कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो कितनी हम लोगों को समझ में आई है। नहीं आई है तो एक बार फिर आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा ताकि उस क्लास का मैं रिवीजन करवा सकूं, आपको बता सकूं। आप में किसी भी प्रकार की आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
आप लोगों को कंटेंट जो दिया जा रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी मजा है मेरा पढ़ाने का। आपको बिल्कुल एकदम मस्त होके पढ़ना है, ताकि जो चीज पढ़ाई जा रही है वो आपको एकदम तुरंत प्रभाव से आपको समझ में आ जाए। चलिए मैं कुछ संख्याएं लिख देता हूं, जैसे चलिए ये संख्याएं लिख रखी है, तो आपको इन संख्याओं में से अगर कोई सम संख्या है तो सम संख्या के रूप लिखना है, विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिखना है, भाज्य संख्या तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या। मान लीजिए कुछ संख्या सम संख्या भी है और विषम संख्या है, तो आपको दोनों में लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक में आप लिख दो दूसरे में आप नहीं लिखो, तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चंस को करना, इस तरह की कोई संख्या अपने मन से भी आप लिख सकते हो, आप प्रैक्टिस करना। जो भी आएगी समस्या उसका कल आपको सॉल्यूशन करेंगे एक बार फिर। इस क्वेश्चंस को मैं कल या परसों जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको पहले इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाएंगे, उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा आरोही क्रम, अवरोही क्रम, संख्याओं का स्थानीय मान, संख्याओं का जातीय मान, स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, इस चीज का नेक्स्ट क्लास में आपके सामने चर्चाएं रखूंगा मैं। तो इसी के साथ आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा व्यू, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ताकि और बच्चों को भी इस क्लास का जो मिल रही है, आपको कंटेंट मिल रहा है, वो उन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। विशेष तौर पे ध्यान रखना कि जो पढ़ाया जा रहा है ऐसा नहीं हो कि आज पढ़ाया तो आज देखी क्लास और उस चीज को आप दोबारा ना देखें। क्या होगा, मैथ्स सबसे मेन जरूरी चीज है कि प्रैक्टिस मानती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ सॉल्व होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको जल्दी समझ में आएगी। और जितने भी, जरूरी नहीं है कि बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सारे तरह बच्चे जितने भी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगर बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो मान लीजिए गणित आप चुटकियों में सोल्व करोगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना बेसिक चीजें तैयार किए मैथ सीख गया हो। अगर हम मकान बनाते हैं ये, तो सबसे पहले अगर नींव ही अपनी कमजोर होगी तो मकान कभी ठहर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजें, विशेष तौर पे बोल रहा हूं, बेसिक चीजें आपको कंप्लीट करनी है। बेसिक चीजें तैयार करने के बाद आप किसी भी प्रकार का टॉपिक पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूं आप कभी भी कहीं नहीं अटकोगे। आप बड़े से बड़े किसी भी क्लास में चले जाओगे, इस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा। बेसिक चीजें कभी नहीं पढ़ाई जाएगी आपको, सीधा जो टॉपिक दे रखा है उसी टॉपिक पे बात करेंगे, वो भी क्वेश्चन से। कभी बेसिक चीजें कोई नहीं करवाएगा आपको। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, व्यू दोगे, साथ में
अन्य लोगों को भी इस चैनल के बारे में जो आपको बताया जा रहा है उसके बारे में आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद।